नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में इस सप्ताह हम बातचीत करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब की मौत को 300 साल हो चुके हैं, फिर भी महाराष्ट्र और देश दोनों की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर से औरंगजेब है और उनकी जो कब्र है महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में, उसको हटाने की मांग हो रही है। ये विवाद, जैसा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, एक फिल्म रिलीज हुई छावा, जो कि छत्रपति संभाजी राजे के बारे में फिल्म थी, उससे ये विवाद शुरू हुआ और होते होते इस हफ्ते नागपुर में दंगा भड़क गया, वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो औरंगजेब पर ये राजनीति क्यों हो रही है, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार जी। तो राजदीप की किताब भी आई हुई है, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। किताब अब हिंदी में भी उपलब्ध है, जो चुनाव को लेकर 2024 के चुनाव से देश कैसे बदला, वो किताब अब हिंदी में भी अवेलेबल है। तो राजदीप, मेरा सवाल आपसे ये है कि औरंगजेब की वापसी हो गई महाराष्ट्र की राजनीति में, न केवल महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी। तो ये अचानक से अब इतने उनकी मौत के 300 साल बाद में औरंगजेब पर राजनीति क्यों हो रही है आपके हिसाब से? देखिए मिलिंद, पहली बात तो ये कहें कि इस समय जो राजनीति हुई है उसका ट्रिगर पॉइंट एक तरह से आप कह सकते हैं हिंदी पिक्चर छावा थी। जिस तरह से छावा के बाद जो एक तरह से वातावरण बना, न केवल महाराष्ट्र में लेकिन देश में, जो दिखाया गया, जिस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन के लिए टॉर्चर किया था, छत्रपति संभाजी की बहादुरी, औरंगजेब की क्रूरता, जिस तरह से वो जनता के सामने आया, वो एक ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन एक आप जानिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले 2-3 सालों से ऐसी कई घटनाएं खास करके महाराष्ट्र में हुई है जहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, क्योंकि औरंगजेब को लेकर कई अफवाहें फैलती है व्हाट्सएप के जरिए। और आप कोल्हापुर देखिए, सातारा देखिए, जळगांव देखिए, मुंबई के कुछ इलाके देखिए। पिछले 2 साल में महाराष्ट्र में कई ऐसे मुद्दे हुए, कुछ औरंगजेब से जुड़े हुए, लेकिन कुछ अलग मुद्दे जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में लव जिहाद का मुद्दा हुआ है। इन सब मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं जमीन पर एक कोशिश हुई है सांप्रदायिक तनाव, भड़काऊ भाषण करना, और इसका असर धीरे धीरे पड़ा है, क्योंकि हिंदुत्व संगठन भी इसको बड़े अग्रेसिव प्रचार कर रहे हैं इसका। और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय में भी कुछ कट्टरवादी गुट है जो एक तरह से अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये पिछले 2 साल में महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक सांप्रदायिक डिवीजन करने की लगातार कोशिश हुई है। और छावा पिक्चर के बाद जो औरंगजेब को जिस तरह से डिपिक्ट किया गया, उसके बाद जो राजनीति बढ़ी है, जिसमें नितेश राणे, अबू आजमी, तेलंगाना के भी नेता टीबी राजा सिंह, वो भी महाराष्ट्र पहुंचे, उन्होंने भी भड़काऊ भाषण किए, औरंगजेब की मजार को तोड़ना चाहिए। ये सब जो वातावरण है ये पिछले 2-3 सालों से बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2 महीनों से क्योंकि पिक्चर निकली, उसको और तेजी मिल गई है। नहीं तो राजीव, जैसे पिक्चर को ब्लेम किया जा रहा है कि पिक्चर की वजह से ये हुआ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में, विधानमंडल में यही बात कही है। पर यह बात भी सच ही है कि जिस तरह का अत्याचार औरंगजेब ने किया था, वो कोई उसको दर्शाया गया, तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो तो इतिहास में सारे सबूत मौजूद है। तो इसके लिए इतना बड़ा तनाव क्यों निर्माण होना चाहिए? देखिए, यही तो मैंने कहा, ये कहना कि केवल पिक्चर के बाद ही तनाव निर्माण हुआ, ये गलत है। पिछले 2-3 सालों से महाराष्ट्र में कुछ न कुछ घटनाएं हर 1-2 महीने से हो रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नवंबर में हुए, और आप अगर देखें कि उस चुनाव के पहले भी पिछले 1-2 सालों से महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव को लेकर ऐसी शहरों में हुआ है, कोल्हापुर में हुआ, अमरावती में हुआ, जळगांव में हुआ, सातारा में हुआ। और
इसलिए केवल कहना कि पिक्चर की वजह से हुआ गलत होगा। देखिए, महाराष्ट्र के इतिहास और महाराष्ट्र के इतिहास के जानने वाले जानते हैं कि किस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने टॉर्चर किया था। ये कोई नई बात नहीं है, ये जनता जानती है। लेकिन जब आप पिक्चर में देखते हैं तो वो इतिहास आपके सामने एक बार फिर आ जाता है और उससे और तेजी मिल जाती है। मेरा यही कहना है, तनाव था, चुनाव के पहले भी था। आपको याद होगा, चुनाव के पहले भी मुख्यमंत्री, तब वो उप मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था धर्म युद्ध की जरूरत है वोट जिहाद के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति खेली गई है, हिंदुत्व वोट बैंक की राजनीति खेली गई। दूसरी तरफ कुछ जो ग्रुप्स हैं उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति भी करने की कोशिश की है। तो इस वजह से महाराष्ट्र में केवल एक आपको कोई चिंगारी कहीं मिल जाती है और वो तुरंत वो सांप्रदायिक तनाव में या हिंसा में बढ़ जाता है। आपको अमरावती का उदाहरण दूं, त्रिपुरा में कुछ हुआ, त्रिपुरा में जो हुआ उसका असर अमरावती में हुआ 2 साल पहले। यानी आपको कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पर डालना पड़ता है, कोई वीडियो आप डाल दो और उस वीडियो का असर महाराष्ट्र में दिखता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें इन घटनाओं को, केवल जो नागपुर में भी हुआ, केवल इसे पिछले 1-2 महीनों के छावा के बाद जो हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में ना देखें, लेकिन पिछले 2 साल में जो हो रहा है उस पर नजर डालें। नहीं तो राजदीप, नागपुर की घटना की चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, नितिन गडकरी भी वहीं से आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आरएसएस का जो मुख्यालय है वो भी उसी महल रीजन में है जहां पर ये हिंसा हुई है। तो नागपुर, मतलब ये विवाद तो दरअसल औरंगाबाद का था जो कि मराठवाड़ा में आता है, और ये इसकी जो चिंगारी भड़की वो विदर्भ में या नागपुर में भड़क गई। देखिए, चिंगारी कहाँ भड़कती है, कैसे भड़कती है, ये कभी कोई कह नहीं सकता। नागपुर में रूमर्स ऐसे चले कि एक चद्दर थी, औरंगजेब का जो एफिजी था उसको जब जलाया जा रहा था, चद्दर भी जलाएगी और चद्दर में कुछ उर्दू में लिखा गया था। फिर एक रूमर चला कि कुरान को जलाया जा रहा है। देखिए, जब रूमर्स के जरिए आप तनाव बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं, देखिए, एक बार आप प्रोटेस्ट करने लगे, तनाव भड़काऊ भाषण करने लगे, तो वो चिंगारी कहां भड़केगी, कब भड़केगी, कैसे भड़केगी, कौन कह सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, त्रिपुरा में कोई घटनाएं होती हैं और उसका असर अमरावती में हो जाता है। तो कोई ऐसे तत्व हैं, दोनों समुदाय में ऐसे तत्व हैं जो इस पूरे घटनाक्रम का फायदा उठाकर या अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने के लिए वो अपना उस तनाव को और बढ़ाते हैं। नागपुर में देखिए, वहां जो लोकल जिसको पकड़ा गया है, फहीम खान, वो चुनाव लड़ रहा था गडकरी के सामने, अपनी छोटी पार्टी बना दी थी। उसको शायद लगा कि ये मेरे लिए मौका है अपनी एक तरह से लीडरशिप या नेतृत्व दिखाने के लिए। तो कहां कैसे बढ़ेगा औरंगाबाद। आपको अभी भी याद होगा जब कार सेवा, जब गोधरा में ट्रेन में जो लोगों को जलाया गया था, कार सेवकों को, उसका रिएक्शन अयोध्या में नहीं हुआ जहां कार सेवा हो रही थी, उसका रिएक्शन फिर गुजरात में हुआ। तो कहां कब कैसे रिएक्शन होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो हिंसा करने का, हिंसा कहीं भी भड़क सकती है। इंटेलिजेंस फेलियर आप कहिए, पुलिस फेलियर कहिए, ये तो बात केवल इन्वेस्टिगेशन बता पाएगी। लेकिन ये हिंसा जो हो रही है, ये केवल आप नागपुर तक सीमित मत रखिए। मैंने जैसे कहा, एक इतिहास अब हो गया पिछले 2-3 सालों का कि कहीं कभी भी हिंसा बढ़ सकती है। कोल्हापुर में एक दिन बढ़ सकती है, सातारा में, क्योंकि कई ऐसे संगठन हैं जो इस हिंसा का फायदा उठाकर अपना राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। नहीं तो राजीव जी, आप जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अब तो चुनाव भी हो गए हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से 3 सालों से एक माहौल बनाया जा रहा है। और आपको भी याद होगा जब आपने और हमने भी कवर किया था, मतलब ऐसा माना जाता है कि 92 जो रायट्स हुए थे मुंबई में 92-93 में, उसके बाद में पिछले 25-30 साल से महाराष्ट्र में एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सांप्रदायिक दंगे होना कम हो गए थे, काबू में आ गई थी ये चीज़ें। तो ये वापस आप इसका एक तरह से रिसर्जेंस देख रहे हैं, क्योंकि जो हमने 92-93 में देखा था, क्या उसके पहले का जैसे माहौल था यही माहौल
दोबारा खड़ा किया जा रहा है? देखिए 92-93 में जो हुआ वो अ, पूरे देश में, आपको याद है उस समय अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद देश भर में तनाव था। मुंबई में केवल एक नहीं, दो दंगे हुए जी। और कई विश्लेषक आपको कहेंगे, मैं उस समय था, कि दूसरा जो दंगा हुआ जनवरी 93 में, उसमें एंटी सोशल क्रिमिनल एलिमेंट्स घुस गए। फिर वो सांप्रदायिक नहीं रहा, वो पूरी तरह से क्रिमिनल एंटरप्राइज रहा, जिसमें दाऊद इब्राहिम, उनके लोग भी जुड़े हुए थे, जमीन को लोगों से हटाना था, कई अलग अलग मुद्दे हुए। तो उस उसके बाद जरूर एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड मुंबई जैसे शहर में हुआ, और 95 का जब चुनाव उसके बाद होता है, पहली बार बीजेपी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनती है। तो उसका फायदा, राजनीतिक फायदा जरूर कहीं ना कहीं उस तनाव का शिवसेना और बीजेपी को उस समय हुआ था, क्योंकि केवल महाराष्ट्र में नहीं लेकिन देश भर में एक तरह से वो वातावरण पोस्ट बाबरी मस्जिद बना था। अब क्या हुआ है, बीजेपी तो सत्ता में है, मेजॉरिटी पार्टी है, पिछले 10 सालों से बीजेपी देश की नंबर 1 पार्टी बनी है। महाराष्ट्र में जरूर एक टकराव था, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी, महाराष्ट्र में एक इंस्टेबिलिटी, एक अस्थिरता थी। उस अस्थिरता के माहौल में ये एक सांप्रदायिक तनाव का एक जीनी फिर से बोतल से निकल कर आता है। अब क्या माहौल उसी तरह से है जैसे 93 में है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स या हिंदुत्व वोट बैंक की पॉलिटिक्स एक तरफ, और दूसरी तरफ जिसे कहा जाता है कि एक तरह से मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म की एक पॉलिटिक्स भी, दोनों पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में हमें दिखाई दिए हैं। लेकिन पिछले 2 साल में ज्यादातर जो पॉलिटिक्स दिखाई दी है वो अग्रेसिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स जो है उसका कहीं ना कहीं जमीन पर जरूर लोगों में असर हुआ है। जब आप धर्म युद्ध वर्सेस वोट जिहाद की पॉलिटिक्स करने जाते हैं तो उसका जमीन पर असर हुआ है। अब वो कितना हुआ है, क्या उसको आप उसको मापना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी को इतनी भारी जीत मिली पिछले साल नवंबर के असेंबली इलेक्शन में, जहां 4-5 महीने पहले लोकसभा में उनको हार झेलनी पड़ी। सो लोकसभा में आप हारते हैं और 5 महीने बाद आप नवंबर में इतनी बड़ी जीत हासिल करते हैं। अब उस जीत के लिए मिलिंद, ज्यादातर लोग लाडकी बहन स्कीम को क्रेडिट देते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में आप देखेंगे जहां बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, वहां कहीं ना कहीं इस जो धर्म युद्ध बनाम वोट जिहाद की राजनीति जो चल रही थी उसका भी असर हुआ। व्हाट्सएप के जिस तरह से वीडियोस पसराए जा रहे थे, मैंने, मुझे लगता है आप ही के प्रोग्राम पे कहा था एक बार कि एक व्हाट्सएप का वीडियो बहुत चला था जो बिल्कुल फेक था, कि वक्फ बोर्ड सिद्धि विनायक टेम्पल को टेक ओवर करेगा। तो केवल औरंगजेब नहीं, कई मुद्दों को लेकर जमीन पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। जरूर ये बात है कि बीजेपी अब महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बन गई है, जो वो 93 में नहीं थी, तब कांग्रेस का जमाना था। अब बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई, बीजेपी सरकार में है, तो जवाबदेही एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बीजेपी की लेड सरकार पर पड़ती है, तब कांग्रेस पर थी। जी। तो सबसे आखिर में राजदीप की, क्या आपको लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो उससे लगा था कि ये जो सांप्रदायिक राजनीति या हिंदू मुसलमान की राजनीति ये थोड़ी पीछे चली जाएगी और जो मुख्य मुद्दे हैं वो सामने आ जाएंगे, जो रोजगारी है या बेकारी के मुद्दे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा, मतलब उसका बिल पेश ही होने वाला है, वापस तैयार है, उसको सरकार कभी भी पेश कर सकती है, तो आपको क्या लग रहा है कि वापस ये जो साल भर बाद पॉलिटिक्स वापस वहीं पहुंच रही है जहां 1 साल पहले थी पॉलिटिक्स? देश भर की बात कर रहा हूं। पहले तो मैं कहूँ महाराष्ट्र में भी है। पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बात करते हैं जिस तरह कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ रहा है, किस तरह से महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ये भी कहते हैं कि अगर मैं भी चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र वहां न रहे, मैं भी चाहता हूं कि उसे हटाया जाए, लेकिन क्या करूं, एएसआई ने मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस बार बार कहते हैं, विकास की बात करते हैं। वही उनके कैबिनेट में नीतीश राणे जैसे मंत्री हैं जो बार बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। जैसे मैंने कहा टीबी, ये राजा सिंह जो है,
जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही क्वेश्चनेबल है, वो आते हैं तेलंगाना से और महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण करते हैं। तो दोनों चल रहा है, एक बार बात विकास की राजनीति की बात होती है, दूसरी तरफ सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर बात होती है। तो ये दोनों, मैं हमेशा कहता हूं, यू आर रनिंग विद सेक्युलर हेयर एंड हंटिंग विद कम्युनल हाउंड। दोनों चीजें हो रही है। वही आप सेंटर में देखिए हो रहा है। सेंटर में कहीं ना कहीं बार बार बात होती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे, रोजगार पर जोर देना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी बातें होती है। वहीं आप देखेंगे संभल की बात उत्तर प्रदेश में होती है। अब जब वक्फ बोर्ड का डिबेट पार्लियामेंट में होगा तो वो बात भी पार्लियामेंट में आएगी। तो आप कहीं ना कहीं एक तरफ सांप्रदायिकता की बात, सांप्रदायिक मुद्दे उठते हैं या हिंदू मुस्लिम मुद्दे उठते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, दूसरी तरफ आप विकास की बात करते हैं। तो ये जो आप उसे दोहरापन कहिए या 2 हॉर्सेस कहिए, 2 घोड़ों पर आप चलना चाहते हैं, ये राजनीति हमारे सिस्टम में अब एस्टैब्लिश्ड हो गई है। एक जमाने में ये जो जितने भी तत्व थे, आपने 93 की बात की, मुझे उसके पहले भी याद है जब ऐसी भड़काऊ भाषण होते थे उनको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। अब वो टीवी के जरिए, बाकी मीडियम्स के जरिए उनको तवज्जो दिया जाता है, उसे ब्लो अप किया जाता है। और जो फिर बात करते हैं, सेंसिबल बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उनको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो वो जो ताकतें हैं जो उस दशक में एक तरह से उभर कर पहली बार आ रही थी 90 के दशक में, अब वो सत्ता में है और वो पूरी तरह से अपने पास्ट को भुला नहीं सकती। तो वो भी राजनीति चलेगी। जब आपको चाहिए, एक तरह से आप जब स्विच ऑन बटन करना चाहते हैं तो आप वो बटन आप स्विच ऑन करते हैं, नहीं तो आप विकास की बात करते हैं। तो ये दोनों बटन एक साथ चल रहे हैं और मुझे लगता है ये यही हमारी राजनीति में आपको और भी दिखाई देगा, खास करके किसी बड़े चुनाव के पहले। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं तो तब भी आप देखेंगे कि दोनों बटन चलेंगे। कहीं ना कहीं आप हिंदू वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे नहीं नहीं, सबका साथ सबका विकास, विकास की राजनीति होनी चाहिए। दोनों एक तरह से पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं। तो बिहार की चूंकि बात आपने राजदीप की, तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि जैसे बाबा, वो बागेश्वर बाबा जो हैं, वो वहां पर एक सीरीज ऑफ उनके प्रवचन चल रहे हैं वहां पर। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि चुनाव से पहले इस तरह की हो रही है, उसका आरजेडी ने भी उसका विरोध किया है या जेडीयू की तरफ से भी आवाज आई है। तो बिहार चुनाव ही दूर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो भी इसी दिशा में जा रहा है क्या? क्योंकि कांग्रेस जी जी बिल्कुल, ये पैरेलल दिशाएं होगी। वहां भी आप देखेंगे लोग कई नेता जाएंगे और विकास की बात करेंगे, और वहीं आप देखेंगे कि हिंदुत्व की राजनीति को कैसे बढ़ाना है, वो भी, उसकी भी राजनीति होगी। क्योंकि बिहार में भी लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम संख्या ज्यादा है, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति वहां भी करने की कोशिश हो सकती है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, महाराष्ट्र में जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन तो 12-13% का ही है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के पहले आप देखेंगे कोई एक हिंदू संगठन जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं था, उसको लव जिहाद कैंपेन में वो जुड़ गए और अलग अलग शहरों में वो एक कैंपेन करवा रहे थे, खास करके संडे के दिन लोगों को जुड़वा रहे थे। तो ये दोनों पैरेलल ट्रैक्स, बिहार में भी ये चलेगा जिस तरह से महाराष्ट्र में चला, ताकि आपको रोटी सेक, राजनीतिक रोटी सेकनी है, जिसमें आपको हिंदुत्व की राजनीति का भी फायदा लेना है और विकास की भी बात करनी है। और राजीव, ये जो आरएसएस का बयान आया कल, उसको आप कैसे देखते हैं? कि हालांकि वो बहुत स्पष्ट नहीं था कि औरंगजेब जो है वो इररेलेवेंट है। हालांकि मैंने और जब पूछा तो कहा कि नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जो है वो रेलिवेंट है, औरंगजेब इररेलेवेंट है। तो क्या आरएसएस कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि इस राजनीति में मत पड़ी है? देखिए, आरएसएस कब क्या कहती है, मैंने जो आपने कमेंट किया, सुनील अंबेकर जो आरएसएस के एक महत्वपूर्ण लीडर है, उन्होंने ये कहा, लेकिन क्या है उसका कितना महत्व है, कब कोई और लीडर कुछ और कह दे, कौन जाने। ये देखिए, महाराष्ट्र जैसे राज्य में औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज में जो टक्कर हुई थी वो इतिहास के पन्नों में है, वो आप उसे हटा नहीं सकते। वो बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोहराएगा, कोई पिक्चर से दोहराएगा, कोई किताब में दोहराएगा, कोई भाषण में दोहराएगा। लेकिन क्या आरएसएस इन सब चीजों से कह रही है कि आप दूर रहिए, परहेज करिए?
मुझे वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। आज आरएसएस ये कह रही है, कल वीएचपी कुछ कहेगा, कल कुछ और जो संगठन है। ये एक परिवार है, परिवार में अलग अलग आवाजें आती है। कभी वो आवाजें होती है कि लोगों को मिलकर रहना है, कोएग्जिस्टेंस करना है। दूसरे दिन आप कहेंगे टकराव की राजनीति के बयान आएंगे। तो मैं इन बयानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मुझे लगता है ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। बस राजनीति और वोटों ने ये बंटवारा करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे इंडिया टुडे के कंसल्टिंग नमस्कार। एडिटर राजदीप सरदेसाई। उन्होंने बताया कि कैसे महाराष्ट्र में जो अभी औरंगजेब को लेकर विवाद हो रहा है उसकी नींव कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों से डाली जा रही थी। एक तरह से हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है उसको गर्म किया जा रहा था और चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने मिला। हालांकि अब चुनाव महाराष्ट्र में हो चुके हैं, कम से कम विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव इस साल का भी होने की उम्मीद है। पर कुल मिला के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमान की राजनीति जारी है। साप्ताहिक सभा का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से नमस्कार।